आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ लाइफ बाय राजेश सर। आज हम बात करते हैं इंटरमीडिएट बायोलॉजी के सिलेबस की कि 2023 और 24 के सत्र में बायोलॉजी का क्या सिलेबस रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो 100 अंकों के लिए है। ठीक है, 100 अंकों में से एक प्रश्न पत्र होगा जो लिखित होगा 70 नंबर का, और 30 नंबर का आपका प्रयोगात्मक होगा। ठीक है, आज हम प्रयोगात्मक और लिखित दोनों की बात करेंगे कि प्रयोगात्मक में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा और क्या क्या आपको तैयारी करनी है। यहाँ पर जो 70 अंक का है उसके लिए हमें क्या क्या स्टडी करना है देख लेते हैं कि बायोलॉजी में जो 5 यूनिट दी गई हैं, तो सबसे पहली यूनिट का नाम है जनन। जनन से आपको 14 नंबर का फंसेगा। और दूसरी यूनिट का नाम है आनुवंशिकी और विकास। आनुवंशिक और विकास से 18 नंबर का आपका मेन फंसेगा। ठीक है, तीसरी यूनिट का नाम हो जाता है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। जीव विज्ञान और मानव कल्याण से 14 अंकों का फंसेगा। ठीक है, चौथी इकाई का नाम है जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी एंड उसके प्रयोग एंड देयर एप्लीकेशन, तो इससे आपको 10 नंबर का मिलेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 5वीं यूनिट, इसका नाम है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। तो इसमें एनवायरनमेंट से संबंधित चीज़ों के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जहाँ से 14 नंबर का फंसेगा। टोटल मिलाकर ये 70 नंबर का आपको तैयारी करनी होगी। आज समय है, अभी से समय है इस चीज़ को तैयार करने के लिए। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस जान लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं कि फर्स्ट यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट यूनिट में हमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसका पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के साथ साथ हम उसमें पढ़ेंगे पुष्पी पौधों में पुष्प की संरचना के बारे में बात करेंगे, उसके नर जननांग तथा मादा जननांग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पुष्प की संरचना तथा नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास यानी कि मेल फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ना है हमें। परागण तथा उसके प्रकार पढ़ने हैं। ठीक है, अभिकर्मक जिनके द्वारा परागण होता है उन्हें पढ़ना है, और हमें परागण के उदाहरण पढ़ने हैं। बाह्य प्रजनन युक्तियाँ पढ़नी है। पराग स्त्रीकेसर संकर्षण पढ़ना है। दोहरा निषेचन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो घटना होती है उसे डुअल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो निषेचन के पश्च घटनाएं पढ़नी है। भ्रूण पोष पढ़ना है। ठीक है, एवं भ्रूण का परिवर्धन पढ़ना है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो इसमें प्लांट में हमें अध्ययन करना है 2 टाइप का एम्ब्रियो, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। आगे बात करते हैं बीज का विकास कैसे होता है निषेचन के बाद, और फल का निर्माण कैसे होता है उस पर बात करनी है। विशेष विधियों के बारे में बात करेंगे जो इस चैप्टर से संबंधित हैं, जैसे एपोमिक्सिस जिसे असंग जननता कहते हैं। अनिषेक फलन की बात करेंगे, बहुभ्रूणता की बात करेंगे, और बीजों के प्रकीर्णन का महत्व तथा फल निर्माण की बात करेंगे। ठीक है, अगला देते हैं। अगला चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 2 है 2, जिसका नाम है मानव जनन। तो मानव जनन में देखते हैं हम क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हमें। मानव जनन में सबसे पहले बात की जाएगी नर तथा मादा जनन तंत्र की। उसमें जो मेन स्ट्रक्चर है, जिसमें मेन मुख्य नर जननांग जिसे वृषण कहते हैं, वृषण तथा अंडाशय की सूक्ष्मदर्शीय शरीर रचना आपको पढ़नी पड़ेगी। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। इसके बाद में आता है युग्मक जनन। युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में 2 प्रोसेस पढ़ने पड़ेंगे, शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन। इसके बाद आता है मासिक चक्र जो फीमेल में चलता है, हर महीने में दोहराया जाता है, इसे आर्तव चक्र के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करेंगे निषेचन की यानी कि फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ना पड़ेगा ना, भ्रूण का परिवर्धन। कहाँ तक पढ़ना है? ब्लास्टोसाइट निर्माण तक पढ़ना है, ब्लास्टो निर्माण तक पढ़ना है। इसके बाद में होता है इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ना, सागरभता यानी प्रेगनेंसी के बारे में, प्लेसेंटा निर्माण के बारे में सामान्य परिचय पढ़ना है, प्रसव यानी कि डिलीवरी के बारे में पढ़ना है, और यहाँ पर पढ़ना है दुग्ध श्रावण। दुग्ध श्रावण कैसा होता है, सामान्य परिचय, कौन कौन हार्मोन्स दुग्ध श्रावण में भाग लेते हैं। चलिए अगले चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 3 चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य। 3 चैप्टर का क्या नाम है? जनन स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य में हमें जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता एवं यौन संचारित रोगों की रोकथाम और परिवार नियोजन में आवश्यकता और विधियां, परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों है और उसकी विधियों के बारे में जिक्र करेंगे। फिर गर्भ निरोध के बारे में बात करेंगे, कुछ गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, कुछ गर्भ निरोधक युक्तियां होती हैं। इसके बाद में था चिकित्सा गर्भता समापन यानी कि MTP, मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है।
एमनियोसेंटेसिस, जिसके द्वारा लिंग परीक्षण किया जाता है और इसका दुरुपयोग करके लिंग परीक्षण किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस, इसमें क्या होता है कि भ्रूण से वो निकाल लिया जाता है, फ्लूइड निकाल लिया जाता है और फिर उसकी जांच की जाती है, जिससे पता लग जाता है ये मेल है फीमेल है। बांध्यता यानी कि इनफर्टिलिटी, कुछ लोग बांधे होते हैं जिनमें बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं रह जाती, तो उनके लिए हमारी साइंस लाई है सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ, जैसे IVF, ZIFT, GIFT का सामान्य जागरूकता हमें पढ़नी होगी। अगले हम बात करते हैं दूसरी इकाई की। सेकेंड यूनिट का नाम है आनुवंशिकी और विकास। तो सेकेंड यूनिट देख लेते हैं। सेकेंड यूनिट का नाम है आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स एंड डेवलपमेंट या इवोल्यूशन कह देंगे। आनुवंशिकी एंड इवोल्यूशन में क्या करना है, हमें 2 यूनिट्स मिलेंगी, 2 चैप्टर मिलेंगे। 2 चैप्टर में से पहला चैप्टर है, उसका नाम है वंशागति और विविधता। तो वंशागत और विविधता में हमें मेंडेलियन वंशागति पढ़नी है। ओके, फिर मेंडेलियन अनुपात से विचलन पढ़ना है, जिसमें हमें अपूर्ण प्रभाविता पढ़नी है जो कार्ल कोरेंस ने खोजी थी। सह प्रभाविता पढ़नी है जो हमारा ब्लड ग्रुप इसका एग्जाम्पल होता है। गुणात्मक विकल्पी पूछनी है या रुधिर वर्गों की वंशागति, यानी कि हमारा रुधिर जो है ABO टाइप का होता है, इसकी वंशागति कैसे होती है। उसके बाद में हमें पोलियोट्रॉपी पढ़नी है, पोलियोट्रॉपी, ठीक है। और फिर पढ़ना है बहुजनी वंशागति का प्रारंभिक ज्ञान लेना है। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया था, वो हमें पढ़ना है, ठीक है। क्रोमोसोम तथा जीन के बारे में पढ़ना है। लिंग निर्धारण पढ़ना है, किसका किसका लिंग निर्धारण पढ़ना है, मनुष्य, पक्षी, मधुमक्खी, और उसके बाद में पढ़ना है सहलगनता और जीन विनिमय कि लक्षण किस तरह से एक लक्षण से दूसरे लक्षण से सहलगन रहता है, और जीनों का जो जीन होते हैं उनका कैसे विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि क्रॉसिंग ओवर की बात करेंगे। फिर बाद में बात करते हैं लिंग सहलगन वंशागति की बात करेंगे, और ये इसमें हीमोफीलिया और वर्णांता जैसे रोगों के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य में मेंडेलियन विकार जैसे कि थैलेसीमिया है। मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार होते हैं, कुछ बीमारियां गुणसूत्र द्वारा होती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम, क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम। ये 3 सिंड्रोम के बारे में पढ़ना है इंटर में। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, उसका नाम है चैप्टर नंबर 2, ठीक है। उसका नाम है चैप्टर नंबर 2, वंशागति का आणविक आधार, ठीक है। वंशागति के आणविक आधार में हमें आनुवंशिकी के कुछ अगले चैप्टर की बात करेंगे हम, चैप्टर नंबर 5। ओके, 5 नंबर चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा वंशागति का आणविक आधार, यानी कि DNA और आनुवंशिक पदार्थ की पूर्ण जानकारी मिलेगी, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें आनुवंशिक पदार्थ की खोज किसने की और कैसे की वो पढ़ना है। DNA एक आनुवंशिक पदार्थ है, इस बात की पुष्टि करनी है, ठीक है। DNA क्या है, DNA एवं RNA की संरचना के बारे में पढ़ना है। DNA की पैकेजिंग, DNA इतना लंबा सा होने के कारण भी हमारे शरीर में कैसे पड़ा रहता है, तो DNA की पैकेजिंग पढ़नी है। DNA प्रतिकृतियाँ, ठीक है, DNA जिसे रेप्लिकेशन कहा जाता है, प्रतिकृतियाँ। सेंट्रल डोगमा, इसमें हमें पढ़ना है सेंट्रल डोगमा में अनुलेखन, ठीक है, सेंट्रल डोगमा में अनुलेखन पढ़ना है। और आनुवंशिक कूट पढ़ना है, ठीक है, जेनेटिक कोड जिसे कहा जाता है। रूपांतरण पढ़ना है। जीन अभिव्यक्ति यानी जीन एक्सप्रेशन और जीनों का नियमन कैसे होता है वो पढ़ना है लेकोपेरान में। जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ना है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ना है, जीनोम क्या होता है, जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है वो पढ़ना है। और लास्ट में DNA फिंगरप्रिंटिंग। इतने टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वंशागति का आणविक आधार में। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की। इसी में एक यूनिट और बची है, एक चैप्टर और बचा है जिसका नाम है विकास। विकास यानी कि जैव विकास, ठीक है। बात कर लेते हैं जैव विकास की। ओके, देखिए जैव विकास में हमें क्या क्या पढ़ना है। जो जैव विकास चैप्टर है उसमें पढ़ना है जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, बहुत सी मिथ्याएं मतलब थ्योरी हैं जिसके आधार पर पता लगाया जाता है जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। इसमें हमें जीवन की उत्पत्ति के अलावा जैव विकास एवं जैव विकास के प्रमाण पढ़ने हैं। पुराजीवी तुलनात्मक शरीर रचना, तुलनात्मक शरीर रचना के आधार पर प्रमाण पढ़ने हैं। भ्रूणकी और आणविक प्रमाण के आधार पर प्रमाण पढ़ने हैं। डार्विन का जैव विकास में योगदान कितना रहा वो पढ़ना है।
मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी पढ़नी है, विकास की क्रिया विधि एवं विभिन्नताएं पढ़नी है, विभिन्नताओं में हमें उत्परिवर्तन तथा पुनर्योजन पढ़ना है, एवं प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन पढ़ना है, प्राकृतिक चयन के प्रकार पढ़ने हैं, जीन प्रवाह, आनुवंशिक अपवाह, हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत पढ़ना है, अनुकूली विकर्ण यानी कि एडाप्टिव रेडिएशन तथा मानव का विकास पढ़ना है, मानव कहाँ से आया था और होमोसेपियंस कब बना, इस चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट की बात करें, यूनिट नंबर 3, तो इस इकाई में जीव विज्ञान तथा मानव कल्याण पढ़ना है हमें। तो मानव कल्याण में जीव विज्ञान जो है वो पहले हम देख लेते हैं कि हमारी 7 यूनिट कौन सी। तो 7 जो अध्याय है, 7 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 जो दिया गया है उसका नाम है मानव स्वास्थ्य और रोग। इसमें ह्यूमन के डिसीज के बारे में बात करेंगे और उनकी रोकथाम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या क्या पढ़ना है इसमें। इसमें पढ़ना है पहले रोगजनक, हमारे लिए कौन कौन से रोगजनक हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। इसके बाद में मानव में रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरियोसिस, एस्केरियोसिस, टाइफाइड, जुखाम, निमोनिया, अमीबियासिस, रिंगवार्म यानी कि खुजदाद पढ़ना है, रिंगवार्म पढ़ना है, एवं उनकी रोकथाम पढ़नी है। इन सबको रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी और उनकी रोकथाम के बारे में सामान्य परिचय लेना है। आगे हम बात करते हैं हमारे शरीर में जो एक तंत्र पाया जाता है जो विभिन्न बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है, जैसे प्रतिरक्षा विज्ञान की मूलभूत संकल्पनाएं पढ़नी है, जैसे टीके, कैंसर, HIV और एड्स, यौवनावस्था में नशीले पदार्थ एवं अल्कोहल का कुप्रयोग पढ़ना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। तो अगला चैप्टर आ जाता है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अगले चैप्टर की बात है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के बारे में क्या क्या पढ़ना है हमें। घरेलू खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीव, ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया, कवक और कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ कवक होते हैं तथा कुछ एल्गी जो हमारे घरेलू उत्पादों में काम आते हैं। औद्योगिक उत्पादन, बाहित मल उपचार तथा ऊर्जा उत्पादन जैविक नियंत्रण के कारक के रूप में एवं जैव उर्वरक के रूप में हमें सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ना है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट यानी कि यूनिट नंबर 4। इसमें है जैव प्रौद्योगिकी। इसमें क्या है, इस यूनिट का नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके प्रयोग। तो इसमें क्या पढ़ना है हमें, जैव प्रौद्योगिकी में सिद्धांत पढ़ने हैं और प्रक्रम, किस तरह से नया DNA तैयार किया जाता है उस सिद्धांत के बारे में और प्रक्रम के बारे में पढ़ना है। और इसमें प्रक्रम में क्या है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जिसमें पुनर्योगज DNA तकनीक के बारे में हमें पढ़ना है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर, इस यूनिट का दूसरा चैप्टर है, उसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। अभी यहाँ पर हमें पढ़ना था सिद्धांत और प्रक्रम, और दूसरे चैप्टर में पढ़ना है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है और उसका उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए, जैव प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। तो जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य एवं कृषि में उपयोग किन किन चीज़ों में किया जाता है। मानव इंसुलिन, जो लोग डायबिटीज़ से पीड़ित होते हैं उनके लिए मानव इंसुलिन जैसी चीज़ों के भी ईजाद किया है इस बायोटेक्नोलॉजी ने। और वैक्सीन उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे, जीन चिकित्सा के बारे में, जीन थेरेपी के बारे में बात करेंगे, और आनुवांशिकीय रूपांतरण जीव यानी कि GMO जैसे BT फसलों के बारे में बात करेंगे। ओके, कौन कौन सी BT फसलें हैं, तैयार की जा चुकी हैं, किन पे बैन लगाया जा चुका है, ट्रांसजेनिक जीव, जैव सुरक्षा समस्याएं, बायोपायरेसी एंड पेटेंट के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5 एंड लास्ट यूनिट। इसमें 3 चैप्टर को रखा गया है, 3 चैप्टर्स हैं इसमें। देख लीजिए पहले चैप्टर क्या बात क्या कह रहा है ये। इस यूनिट का नाम है परिस्थितिकी, ठीक है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण। तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है। तो इसमें सबसे पहले हमें जीवों के बारे में पढ़ना, जीव क्या होते हैं और समष्टियाँ क्या होती हैं। ठीक है, जीव, समष्टियाँ, जीव यानी कि पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म और उनकी पॉपुलेशन। तो समष्टि की परिभाषा पढ़नी है, समष्टि क्या होता है, समष्टि के पारस्परिक क्रियाएं पढ़नी है, समष्टि में क्या क्या क्रियाएं होती हैं, यानी सहपकौरिता, स्पर्धा, परभक्षण, परजीविता। समष्टि के प्रमुख गुण पढ़ने हैं, जैसे वृद्धि, जन्म दर और मृत्यु दर, आयु वितरण।
किस तरह के लोग कितने होते हैं उसके बारे में बात करनी है। इसमें दूसरा चैप्टर है पारितंत्र, ठीक है, जिसे इकोसिस्टम कहा जाता है। तो इकोसिस्टम की अगर संरचना और स्वरूप की बात की जाए तो इसमें 2 प्रकार के घटक पाए जाते हैं, उन घटकों के बारे में पढ़ना है। एक होता है उत्पादक और अपघटनकर्ता होते हैं। ऊर्जा का प्रवाह पढ़ना है कि ऊर्जा किस डायरेक्शन में बहती है हमारी खाद्य श्रृंखला में। पारिस्थितिकी पिरामिड की बात करेंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करेंगे। इसमें 3 तरह के पिरामिड पढ़ने हैं, जीव संख्या के आधार पर, भार के आधार पर, ऊर्जा के आधार पर पिरामिड पढ़ने हैं। 3 पिरामिड पढ़ने हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर की बात करें हम तो इस चैप्टर में क्या है, जैव विविधता। भारत में जितने भी प्रकार के जीव पाए जाते हैं या दुनिया में जितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करना है और इसके संरक्षण की बात करेंगे, कैसे इन्हें बचाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जैव विविधता की संकल्पना पढ़नी है। जैव विविधता की संकल्पना क्यों दी गई थी वो पढ़ना है। जैव विविधता के प्रतिरूप, जैव विविधता का महत्व, क्षति, जैव विविधता का संरक्षण। इसमें हॉट स्पॉट पढ़ने हैं हमें, कैसे संरक्षण करना, संकटग्रस्त जीव, जो रेड डाटा बुक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, संकटग्रस्त जीव तथा विलुप्त जीव। तो विलुप्त जीव, रेड डाटा बुक, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान और सेंचुरीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके आधार पर हमारा 70 जो नंबर का सिलेबस था वो कंप्लीट हो जाता है। आगे हम बात करते हैं 30 नंबर के प्रैक्टिकल की। तो प्रयोगात्मक में देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है। प्रयोग जो होगा 30 नंबर का होगा। ठीक है, 3 घंटे आपका प्रयोग चलेगा। प्रयोग सूची में क्वाड्रेट विधि द्वारा पादप की विशिष्ट समष्टि घनत्व का अध्ययन करना होगा आपको। क्वाड्रेट विधि द्वारा पादप समष्टि की फ्रीक्वेंसी का अध्ययन करना। ठीक है, स्लाइड पर परागकण का अंकुरण का अध्ययन करना है। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट हैं जो लाइन से दिए गए हैं। समसूत्री विभाजन का अध्ययन करने के लिए प्याज की मूलाग्र की अस्थायी स्लाइड बनाना। उपलब्ध पादप सामग्री जैसे पालक, हरी मटर, पपीता आदि से डीएनए को पृथक करना। यहाँ पर डीएनए होना चाहिए था, ए नहीं बनाया, सॉरी। ठीक है, डीएनए पढ़ना है। इसके बाद में बात करेंगे निम्नलिखित का अध्ययन, प्रेषण या स्पॉटिंग। तो स्पॉटिंग में भी आपको इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। ठीक है, एक एक करके सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। ओके, आहिस्ता आहिस्ता स्लाइड के प्रतिरूप बनाना होगा। इसके बाद में हम देख लेते हैं प्रयोगात्मक में कक्षा 12 में कैसे नंबर वितरित हो जाए। बाहर से कितने नंबर मिलते हैं, जो एग्जामिनर आता है वो तुम्हें कितने नंबर देगा, और जो स्कूल से नंबर मिलते हैं वो कितने होते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर 3 घंटे का आपका प्रैक्टिकल होगा, जो बाह्य परीक्षक लेगा यानी कि एग्जामिनर जो आएगा आपके कॉलेज में वो आपसे प्रैक्टिकल लेगा। तो 30 नंबर का यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। 15 नंबर आपको कॉलेज से मिलते हैं जो आंतरिक परीक्षक होते हैं, और 15 नंबर आपको बाहर से मिलते हैं जो बाह्य परीक्षक लेने आता है। तो इसमें क्या करना, बाह्य परीक्षक में आपको एक कॉपी मिलेगी, कॉपी में स्लाइड बना का निर्माण प्रक्रिया बतानी जो 5 अंक देगा। ठीक है, दूसरा है स्पोर्टिंग। स्पोर्टिंग में 6 स्पोर्ट बनाने होते हैं जिसमें 1-1 नंबर का होता है और आपको 6 अंक प्राप्त होते हैं। शास्त्रीय संकलन कार्य यानी कि आपको चार्ट बनाना पड़ेगा और आपने जो भी फाइल तैयार की है उसे आपको पेश करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। एवं मौखिक, जो एग्जामिनर आएगा आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो वो 2 नंबर का आपसे क्वेश्चन करेगा और आपको जवाब अच्छे दिए तो आपको फुल नंबर मिलेंगे, 15 में से 15। आगे हम बात करते हैं एक दीर्घ प्रयोग जो आपके कॉलेज वाले आपसे कॉपी लिखवाएंगे, एक लघु प्रयोग जो 1, 2, 3 नंबर ऊपर मैंने बताया उनमें से कोई है, उससे आपको बनाना होगा 4 नंबर का। और उसके बाद में प्रोजेक्ट कार्य जो आपको दिया गया है विद्यालय में, अब वो आपने अच्छी तरह से कंप्लीट किया है और अपने कॉलेज का मौखिक जो आपने सही किया है तो आपको 6 नंबर यहाँ से 15 नंबर मिलाएंगे और 15-15 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में पूरे मिलेंगे अगर आपका सही कार्य हुआ स्कूल के माध्यम से। ठीक है, चलिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट करें और लाइक करें। हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।